हेलो दोस्तों, इजी रैंकर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आरआरबी एएलपी 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। सभी शिफ्ट के सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो एग्जाम में देने से पहले एक बार जरूर देख लें, क्योंकि रेलवे हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस का एग्जाम में रिपीट करता है। तो एक बार जरूर देख ले। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो अमीबा का आकार हमेशा बदलता रहता है दोस्तों। निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? तो अंतःप्रदव्य जालिका जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के रूप में एक चैनल के रूप में कार्य करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका होता है दोस्तों, रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो देखिएगा दोस्तों, हमारा पैरामीशियम, अमीबा और क्लैडोमाइडोमोनास ये तीनों एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। पौधा जो है हमारा एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर सवाल। जीवों की मूल इकाई, ये बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। जीवों की मूल इकाई कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। 6ठा नंबर सवाल देखेंगे। एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या इस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इसकी प्रक्रिया आधी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए 7वां नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। तो अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन आया था कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, और इसमें दो और था, एक पैरामीशियम और एक क्लेमाइडोमोनास। ये तीनों ही एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अगला देखेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में, ठीक है, कब? 1665 में कोशिका की खोज की। तो 1665 में जिसने कोशिका की खोज की थी वो थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी दोस्तों। मृत कोशिका की खोज की थी। किसी को मृत कोशिका की। तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक ने। चलिए 9वां नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? तो इसका एक कोशिकीय जीव होगा आंसर दोस्तों, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है? ठीक है, तो वायरस में कोई झिल्ली नहीं होती है दोस्तों। ठीक है ना, वायरस में कोई भी झिल्ली नहीं होती है। 11 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं? तो इसका आंसर अमीबा होगा दोस्तों। क्या होगा? अमीबा होगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल में कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प परासरण का उदाहरण नहीं है? परासरण का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि परासरण का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए, एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना, यह परासरण का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखेंगे। जीवित कोशिका के अंदर और बाहर O2 और CO2 का संचलन, यह दोस्तों परासरण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे। जीवित पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, यह भी परासरण का उदाहरण है।
पानी में भिगोने पर किशमिश का फूलना, ये भी प्रासरण का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, ये तीनों ए सी डी तीनों प्रासरण का उदाहरण है, जबकि बी प्रासरण का उदाहरण नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। SER इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, जो कि एक कोशिकांग है। ठीक है, जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है। यहां पर सिंपली से ACR का फुल फॉर्म पूछा था, इसका होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। क्या होगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव कह रहा है दोस्तों, तो झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, केवल और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। ठीक है, अगला 15 नंबर सवाल देखेंगे। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन हो सकता है। यहां पर डैश में पूछ रहा है कि क्या भराएगा। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कोई भी तल में इसका विभाजन हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी तल में इसका विभाजन हो सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होगा दोस्तों, राइबोसोम्स आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं जिसे कोशिका कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑक्सीजन होगा। ठीक है ना, कैसे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। 18 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। किसी भी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? ठीक है ना, यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जो आंसर होगा मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक होगा। ठीक है ना, मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की राजधानियों में जमा नहीं होता है? तो कोशिकाओं की राजधानी में जो जमा नहीं होता है वो है शर्करा। ठीक है ना, शर्करा, शर्करा जो है वो कोशिकाओं की राजधानियां वैक्यूल्स में जमा नहीं होता है। आगे देखेंगे 21 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने गढ़ा था दोस्तों। किसने गढ़ा था? पुरकिंजे ने। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक रूप का आकार है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छा जुड़ा होता है? फिर से देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक रूप का आकार का भी है? ठीक है, जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छा जुड़ा होता है, तो इसका बोमेन कैप्सूल होगा दोस्तों। ठीक है ना, जो इस तरह से जो आकार एक बना होता है, इसको अंदर में गुच्छा होता है, इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है ना, अगला 22 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो सूचना स्रोत के रूप में जो कार्य करता है वो यहां पर देखिए दोस्तों, डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है ना, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना, यह सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। आगे देखेंगे दोस्तों 23 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? हाँ, किस जीव में पुनर्जनन, ठीक है ना, पुनर्जनन मतलब दोबारा जनन करने की क्षमता होती है? तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्लेनेरिया में पुनर्जनन की क्षमता होती है। ठीक है ना, पुनर्जनन की क्षमता होती है। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सरीसृपों के लिंग निर्धारण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो आपका टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर जो है पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना। 25 नंबर सवाल देखेंगे। पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों का जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? पूर्णतया विभेदित, ठीक है ना, जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों का जन्म देने की क्षमता, जो नए जीवों का देने की जो क्षमता है उसको पुनर्जनन कहते हैं। अभी बताएं जो पुनर्जनन क्षमता होता है, दोबारा देने की क्षमता, ठीक है ना, दोबारा जनन करने की क्षमता। आगे देखेंगे दोस्तों 26 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? तो इसका स्टार्च होगा दोस्तों, ठीक है ना, डी हो जाएगा इसका आंसर, स्टार्च। चलिए आगे देखेंगे 27 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग वायरस के कारण होते हैं? वायरस के कारण जो सेक्सुअल डिजीज होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, सेक्सुअल डिजीज, ठीक है ना, सेक्सुअल डिजीज, सेक्सुअल डिजीज। तो मस्से और एड्स जो है, खासकर ज्यादातर जो एड्स होते हैं, ठीक है ना, मस्से और एड्स ये दोनों यौन संचालित रोग है जो वायरस के कारण होते हैं, ठीक है ना, वायरस के कारण होने वाले यौन संचालित रोग है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखेंगे 22 नंबर सवाल। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि किस तत्व की आवश्यकता होती है? थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसे पोटेशियम की आवश्यकता होती है। यहां पर बहुत ही लोग फंसते हैं दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहां पर लोग आयोडीन मार्कर चलाते हैं जो कि इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा क्या? पोटेशियम, ठीक है ना। कह रहा है थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए, ठीक है ना, तो पोटेशियम होगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे 29 नंबर सवाल। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आ गया थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, ठीक है ना। और पिछला सवाल क्या था कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका पोटेशियम था। और यहां पर पूछ रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तब तो आयोडीन होगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही फंसता है एग्जाम में दोस्तों बच्चों का, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं कौन सी ग्रंथि एड्रेनलिन स्रावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है? सभी अंगों के विकास को जो उद्दीप्त करता है वो वृद्धि हार्मोन है, ठीक है ना, वृद्धि हार्मोन। 32 नंबर सवाल पे आ जाएंगे। आमाशय यानी कि स्टमक या पेट, आमाशय भित्ति में स्थिर जठर ग्रंथियों निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है? जठर ग्रंथि किसका स्राव नहीं करती है दोस्तों? तो देखिए लार का जो सलाइवा होता है, सलाइवा का स्राव जठर ग्रंथि नहीं करती है, ठीक है ना। आगे देखेंगे 33 नंबर सवाल। युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण का पहचान कीजिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का सवाल आया है एग्जाम में। अलग तरह से व्यवहार करना, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है? नए बालों में वृद्धि का पैटर्न। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? ऊंचाई में वृद्धि। और चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? भाव दशा में परिवर्तन। तो इसका जो आंसर हो दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण का पहचान करने के लिए कह रहा है दोस्तों, जो कि लैंगिक परिपक्वता संकेत दे सकता है। तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या होगा?
नए बालों में वृद्धि का पैटर्न, ठीक है ना। आगे देखेंगे दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मेरुरज्जु क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड, इसको मेरुरज्जु कहते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये आपका जो हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? तो ये दोनों मिलकर दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है दोस्तों। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं, ये दोनों मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। चलिए आगे 36 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों, तंत्रिका कोशिका का कौन सा, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए धूमाकृतिक अग्रभाग, ठीक है ना, धूमाकृतिक अग्रभाग जो है ये सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। चलिए 37 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? तो मूत्राशय के दाब को जो नियंत्रित करता है वो तंत्रिका तंत्र होगा दोस्तों, ठीक है, क्या होगा? तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र होगा जो मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है। आगे 38 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करता है, ठीक है ना। तो जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का जो संवहन करता है वो तंत्रिका कोशिका है दोस्तों। क्या है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे 39 नंबर सवाल, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र किस भाग में बनते हैं? ठीक है ना, देखिएगा, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु में बनते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, हमारा अंतिम सवाल जो 40 नंबर सवाल है, तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? तो इसका जो हो जाएगा आंसर अंतःस्रावी प्रणाली, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी प्रणाली, डी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। तो चलिए, ये पार्ट 1 था दोस्तों, इसमें और भी क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में कराया जाएगा, ठीक है ना, अगले वीडियो में कराया जाएगा। लगभग 40-45 क्वेश्चन और है दोस्तों जो कि एएलपी में पूछा गया है, टोटल 85 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन से जुड़ने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े, ठीक है ना। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।